हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर लिया था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और उसी के साथ 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 मैंने आपको आर्टिफिशियल किडनी भी उसमें ऑफ करा दिया था या पूरा करा दिया था। तो उस तरीके से आपका वो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आज अपन लोग एक नया चैप्टर लेते हैं। मैं आज आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। तो उस चैप्टर का नाम होता है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बात यह है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम ये चीज़ पढ़ेंगे वो हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बताते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हम देखो क्या होता है, आपने अभी जो लास्ट चैप्टर पढ़ा क्या था, वो लास्ट चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में बेटा आपने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े हैं। वो सारे प्रोसेस जो कि लाइफ को असेंशियली या लाइफ को इफ़ेक्टिवली जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं, चलते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, यहाँ पर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, यहाँ पर आपने सर्कुलेशन पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पर आपने एक्सक्रीशन पढ़ा। ये सारी चीज़ें आपने यहीं पर पढ़ी हैं, ठीक है ना। समझ आया मेरी बात। अब इन चीज़ों में कॉमन बात देखो अब क्या है। देखो न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में आप फूड को लेते हैं। तो पहले न्यूट्रिशन में आपने क्या लिया, यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड लिया, उसको आपने क्या करा, उसको आपने करा सिंपलेस्ट में कन्वर्ट। किस में किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर है, समझ गया। अब उसके बाद ये क्या हुई, ये यहाँ से कहाँ हो गया, इसका हो गया एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया इसका हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका हो गया एब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन हो गया इसका। यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो गया, कहाँ पहुँची ये बेटा एब्जॉर्ब हो गए, ये कहाँ पहुँचे, ब्लड में। और ब्लड किसके अंदर है, ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। समझ आया मेरी बात, क्लियर हुआ। सर्कुलेटरी सिस्टम में आया। रेस्पिरेशन में क्या आई, रेस्पिरेशन में आई O2। O2 आई, यहाँ से बाहर क्या जाएगी, यहाँ से बाहर क्या भेजेंगे आप, यहाँ से बाहर आप भेजेंगे क्या, CO2 आप भेज रहे हैं यहाँ से बाहर, ठीक है। समझ आई कहानी। तो O2 यहाँ से आई और CO2 यहाँ से बाहर गई। अब ये ब्लड कहाँ पहुँचा, ब्लड पहुँचा सेल के पास। कहाँ पहुँचा, सेल। सेल में क्या हुआ, सेल में हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब फूड के ऑक्सीडेशन से क्या बनी, फूड के ऑक्सीडेशन से CO2 प्रोड्यूस हुई। इस CO2 को आपने कहाँ पहुँचा, इस CO2 को आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से, किसकी हेल्प से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से कहाँ गया, ये बॉडी से बाहर गया। इसको लंग्स तक कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। समझ आया मेरी बात, क्लियर हुआ। तो रेस्पिरेशन की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से आपको क्या मिला, फूड। फूड कहाँ पहुँचा, सेल के पास। सेल में उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बनी वहाँ पे CO2। CO2 फिर कहाँ चली गई, बाहर। क्लियर है। उसको कौन लेके जाएगा, जैसे लंग से O2 को ब्लड लेके आता है सेल तक, वैसे ही सेल से लंग्स तक कौन लेके जाएगा, ब्लड ही लेके जाएगा CO2 को भी, ठीक है बेटा। अब क्या बात है, एब्जॉर्बिंग जो फूड हुआ है उसको ब्लड लेके जा रहा है, O2 को ब्लड लेके जा रहा है। अब वहाँ पे क्या बनेंगे, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट बनेंगे, उस वेस्ट को भी कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास लेके जाए या वो किसके पास लेके जाए, जो वेस्ट है उस वेस्ट को कौन लेके गया, एक्सक्रीशन सिस्टम के पास लेके गया। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे यूरिन का प्रोडक्शन होगा। तो कुल मिला के ये जितने भी प्रोसेस आपने पढ़े हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सबके सब लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला, लाइफ प्रोसेस बोला, ठीक है। मेन बात क्या है, मेन बात बेटा ये है यहाँ पे कि आप इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा होगा, ये जो पूरी एक्टिविटी मैंने भी आपको समझाई है, ये पूरी एक्टिविटी जो मैंने भी आपको समझाई है, इस एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स इधर से उधर क्या कर रहे हैं, इधर से उधर वो मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, समझ आया मेरी बात, क्लियर हो ना। तो न्यूट्रिशन में जो फूड का एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पहुंचा, ब्लड में, ब्लड से पहुंचा सेल में, तो ये भी मूवमेंट चल रहा है। सेल में अब रेस्पिरेशन में क्या आई, O2, ब्लड में आई, ब्लड से कहाँ गई, सेल में, ये भी क्या है, मूवमेंट है। सेल में ऑक्सीडेशन हुआ, वहाँ से जो वेस्ट बना वो कहाँ आया, ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया, डिफरेंट वे में चला गया, जिसकी वजह से वो रिमूव किया गया, बॉडी से रिमूव किया गया वो वेस्ट।
क्लियर है, समझ आए मेरी बात। अब बात यहाँ पर ये है कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, और उस मूवमेंट से क्या हो रहा है, आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो अच्छे से चल रही है। तो ये तो मैंने बात करी आपकी, आप मतलब एक एनिमल की, तो ऐसे ही टाइप का मूवमेंट किस में चलता होगा, प्लांट्स में भी चलता है। तो प्लांट में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट है, देखो ये भी मूवमेंट आपने देखे हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए है। कुछ प्लांट की जो ग्रोथ है, जैसे अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में क्या होता है, देखो प्लांट का जो ओरिजिन हुआ है या प्लांट जर्मिनेट होता है सीड से होता है। तो सीड का क्या होता है, सीड का होता है जर्मिनेशन। क्या होता है, सीड का हुआ जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो आपने सीड को कहाँ लगाया, आप सीड को लगाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे डाइकोट होता है, डाइकोट जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड क्या हो जाता है, सीड जमीन से बाहर आ जाता है खुद ही। मोनोकोट जमीन के अंदर ही रहता है और सीड जो डाइकोट होते हैं उसमें सीड बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जर्मिनेट होने के दौरान क्या हो गया, सीड आ गया बाहर। उसके बाद क्या चल रही है, उसके बाद उसमें चलेगी ग्रोथ। क्या चलेगी, उसके बाद चलेगी इसमें ग्रोथ। ग्रोथ आपको पता होगी, कुछ प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ हमेशा ग्रोथ होती रहती है। वो रूट का सबसे आगे का हिस्सा होता है और शूट का सबसे आगे का हिस्सा होता है। बट ये जो ग्रोथ है ना बेटा, इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। तो कैसी होती है ये, क्लियरली आपकी विजिबल होती है। कैसी होती है, क्लियरली आपकी विजिबल होती है, आप इसको ईजिली देख सकते हैं। तो कैसी हो गई आपकी ये, विजिबल हो गई, इसको आप ईजिली देख सकते हैं। समझ आया मेरी बात। तो कुल मिला के देखो क्या होता है, यहाँ पर भी देख रहे हैं जैसे सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, सीड बाहर आ रहा है, जमीन से बाहर आ रहा है। ग्रोथ में आप देखते हैं कि प्लांट बढ़ रहा है, आप देखते हैं उसको, वो विजिबल है। तो ये एक टाइप के क्या होते हैं, ये एक टाइप के आपके मूवमेंट ही होते हैं। ये भी क्या है, आपका एक टाइप का मूवमेंट है। तो लाइफ को चलाने के लिए, चाहे वो प्लांट की हो या वो एनिमल की हो, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते हैं, ठीक है, समझ आया। तो बट वो सारे मूवमेंट ऐसे हैं, उनमें से कुछ मूवमेंट आपको दिखेंगे, कुछ आपको मतलब कुछ आपको दिखेंगे, कुछ आपको नहीं दिखेंगे। जैसे कि एनिमल है, जैसे आप ही है, जब आप पैदा हुए तो बहुत छोटे थे, धीरे धीरे सेल का नंबर बढ़ा तो आप में क्या हुई, ग्रोथ हुई। बट एक लिमिट तक आपकी ग्रोथ हुई, उसके बाद ग्रोथ होना हो गई बंद। समझ आया मेरी बात। बट प्लांट में क्या होता है, कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ पर पर्टिकुलर या हमेशा ग्रोथ होती रहती है, जैसे कि रूट का सबसे आगे का हिस्सा और शूट का सबसे आगे का हिस्सा। तो बेटा इस पॉइंट में आपको ये चीज़ समझनी है कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दिखते हैं, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते हैं, बट फिर भी वो क्या कर रहे हो, फिर भी हमारे लाइफ को अच्छे से, हमारी एनिमल की मानो या प्लांट की मानो, उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो भी किस में चले जाते हैं, लाइफ प्रोसेस में चले जाते हैं। समझ आया मेरी बात। अब ये कुछ मूवमेंट है। अब इसके अलावा कुछ मूवमेंट हमारे ऐसे होते हैं जो कि बाहर के किसी फैक्टर की वजह से होते हैं। समझ आया मेरी बात। हमारी बॉडी में, चाहे प्लांट में आप लेके चलो या एनिमल में आप लेके चलो, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर के किसी फैक्टर की वजह से आते हैं। समझ आया मेरी बात। जैसे क्या होता है, जैसे कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाए तो आपका हाथ हट जाता है। समझ आया मेरी बात, क्लियर है। कोई आपकी आंखों पे एक रोशनी डाले, मतलब ब्राइट लाइट, एकदम से तेज लाइट आपकी आंखों पर डाले तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, ठीक है। आपको स्मेल आती है, आप कोई चीज़, आपका खाना पक कर आया या कुछ और चीज़ है, या जैसे फ्लावर के आप स्मेल लेते हैं तो वो आपको आती है। समझ आया मेरी बात। जब अगर आप ज़्यादा देर धूप में बैठ जाए तो क्या हो जाता है, ज़्यादा देर आप धूप में बैठोगे तो अगर आप यही शेड्यूल बना के, भाई आप एक शेड्यूल बना कि मुझे डेली है ना लगभग 4 घंटे धूप में बैठना है, आप बैठोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी स्किन का जो कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आया मेरी बात। तो ये इस टाइप के इवेंट्स या मूवमेंट्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं बट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और किसकी वजह से हो रहे होते हैं, ये आपके बाहर के किसी फैक्टर की वजह से हो रहे हैं। अब बाहर का फैक्टर हो सकता है आपकी बॉडी में जो मूवमेंट कराए तो वो शो हो, कुछ में शो नहीं है। जैसे कि किस में शो नहीं है, आप धूप में बैठो, आपकी स्किन का कलर काला हो जाएगा तो वो आपको क्या आ गया, वो दिखेगा आपको कि हाँ भाई मेरी स्किन का कलर काला होता चला गया है। आप किसी गर्म सरफेस पर लगाओगे तो आपका हाथ हट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मूवमेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को, अब देखो ये वाले मूवमेंट जो लाइफ प्रोसेस में जो मूवमेंट्स है ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ को इफेक्टिवली चलाने के लिए हो रहे हैं। ये जो मूवमेंट्स है वो किस लिए हैं, वो प्लांट की ग्रोथ को लेकर कर रहे हैं। बट कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते,
किससे नहीं होते? ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते, बट वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया था उसकी बॉटम लाइन ये याद रखना आपने कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना? समझ आया मेरी बात? तो प्लांट और एनिमल की केस में बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी किसके लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, बट कुछ बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, बट वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड होते हैं। समझ आया? बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हैं जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? कौन कौन से रिलेटेड है हमारी ग्रोथ से? ये सारे के सारे क्या है, हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, बट हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन से हैं। अब प्रोटेक्शन से क्या है? जैसे कि आपका हाथ किसी गर्म सरफेस पे लग जाए, आप धूप में बैठ जाएं, ठीक है ना? तो ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना? समझ गए? जो कि डिफरेंट मैसेज के या डिफरेंट फैक्टर के अगेंस्ट हमारी बॉडी शो करती है। अब हमारी बॉडी उन रेस्पॉन्स को कैसे शो करती है, या हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिनकी वजह से हम वो मूवमेंट कर पाते हैं, तो वो सब किस में आता है आपका? वो सब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। समझ आया मेरी बात? तो ये सारा किस में? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये पूरे चैप्टर में आपकी जो शुरू की समरी है वो यही है कि बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए या हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ ऐसे मूवमेंट है जो कि हमारे ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, बट सारे के सारे ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते। कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं जो कि किससे हैं? जो कि बाहर से आने वाले मैसेज के या सेंस के रेस्पॉन्स में बॉडी शो करती है। इसका मतलब वो किस लिए है? वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया? रेस्पॉन्स जैसे कि अवेयरनेस में भी होते हैं, आपको उसकी फ्लावर की स्मेल आती है, आपको फूड की स्मेल आती है, आप घर में वो जला लेते हैं अगरबत्ती वगैरह, धूपबत्ती वगैरह, तो उसकी स्मेल आपको आती है, तो आपको डिटेक्ट आप कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है? ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ी जाती हैं। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी है, चाहे वो आप प्लांट मानो या वो एनिमल लो, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती हैं? बाहर से आने वाले डिफरेंट रेस्पॉन्स या डिफरेंट मैसेज के अगेंस्ट क्या करती हैं? रेस्पॉन्स शो करती हैं। वो सारी चीज़ें किस में चली जाती है? आपकी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चली जाती हैं। तो आपके पहले मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ले लेता हूँ। तो पहले मैं इन एनिमल लेके चलता हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल में वो ये सबसे बड़ा एनिमल ह्यूमन ही है, तो हम ह्यूमन को ही लेकर चलेंगे इसमें, ठीक है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स किस पे या कैसे करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्रोवाइडेड बाय, आपकी एनसीईआरटी में मैंने लिखा होगा, प्रोवाइड बाय या प्रोवाइडेड बाय नर्व सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू। बेटा मस्कुलर टिश्यू आप लोग 9th में ख़त्म कर चुके हैं। आपके डिफरेंट टाइप की क्या होती है? मसल्स होती हैं। मसल्स कौन कौन सी होती है आपकी? मस्कुलर टिश्यू किस किस से मिलके बने होते हैं? मसल्स आपकी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, या फिर आपकी स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, वो होती है। तो वो सारी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आपका क्या है? नर्व सिस्टम। तो मसल्स आप पढ़ चुके हैं। कितने टाइप की मसल्स होती है बेटा? अपने 9th में पढ़ा हुआ है। कितने टाइप की मसल होती हैं आपकी? कितने टाइप की होती है आपकी? पहली क्या है? स्केलेटल मसल। दूसरी कौन सी होती है बेटा आपकी? स्मूथ मसल। और तीसरी आपकी कार्डिक मसल। तो ये तीनों चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों मिलके क्या करती हैं? एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाती है। अब बात होती है, पहला लेता हूं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है बेटा? जो नर्वस सिस्टम है इसकी फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या इसकी ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम नॉन एज न्यूरॉन।
ठीक है ना। और आपको पता होगा इट इज लार्जेस्ट सेल, सॉरी लॉन्गेस्ट। तो ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट सेल बोली जाती हैं। कितनी लंबी होती है, अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी की, कितनी होती है, लगभग 1 मीटर की ये होती है। अब हम इसमें लेके चलते हैं, पहले आपको मैं न्यूरॉन ही पढ़ाऊंगा सारा। पहले न्यूरॉन आएगा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आएगा, एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, पहले मैं वही कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नर्वस सिस्टम के टाइप पार्ट वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा। वो आपको हार्मोनल सिस्टम में भी थोड़ा सा आपको हेल्प, मतलब आपको थोड़े हेल्प करेंगे वो, ठीक है बेटा। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट्स, हम इसमें लेकर चलते हैं बेटा। पहले मैं आपको वही समझा देता हूँ, फिर इसमें हम न्यूरॉन लेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम है इसकी मैंने आपको बता दिया है कि जो फंक्शन यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन होती है। उसके अलावा आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में जर्म लेयर पढ़ी होती है, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग लिख देते हैं ओरिजिनेट या ओरिजिन किससे हुआ है, फ्रॉम एक्टोडर्म, फ्रॉम एक्टोडर्म इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है बेटा, पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो एक्टोडर्म बनती है उसी से पूरा का पूरा तैयार होता है, ठीक है ना बेटा। जो नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट हो गए, ठीक है ना। एक हो गया आपका सीएनएस, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में CNS कहते हैं। आगे जब भी मैं इसका यूज़ करूँगा वर्ड का तो मैं CNS ही कहूँगा इसको, ठीक है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेटा, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने PNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ये आपकी बॉडी के सेंटर का रीजन कवर करता है। तो आपकी जो बॉडी है उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 ही चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती है बेटा, जो CNS है बेटा, CNS के पास 2 ही चीज़ें होती हैं। तो CNS में आप पढ़ते हैं ब्रेन और एक पढ़ता है आप स्पाइनल कोड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो जब आप NCERT देखते हैं तो NCERT में आपका ब्रेन भी है और स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड आपका लिंक दिया जाता है किससे, आपके रिफ्लेक्स सेक्शन से, ठीक है। तो CNS के 2 पार्ट हो गए। ये CNS को कौन कौन बनाता है मिलके, तो CNS को किस किस ने बनाया, CNS को बनाया है बेटा आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड ने मिलके बनाया है CNS को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, CNS और ब्रेन, सॉरी CNS के 2 पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब आती है पेरिफेरल की। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर आपके ब्रेन से निकलने वाली और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स होती है। देखो ब्रेन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, किसके लिए, ब्रेन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं क्रेनियल। क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए, एक क्रेनियल वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, क्रेनियल। या ब्रेन से कौन अराइज आती है, क्रेनियल न्यूरॉन ब्रेन से अराइज होती है, ठीक है बेटा। और यहाँ से होती है स्पाइनल न्यूरॉन। यहाँ से कौन सी होती है, स्पाइनल न्यूरॉन आपकी कहाँ से राइज होती है, वो राइज होती है आपके स्पाइनल कोड से। तो ब्रेन से होने वाली क्रेनियल न्यूरॉन और स्पाइनल से न्यूरॉन, स्पाइनल कोड से अराइज होने वाली न्यूरॉन स्पाइनल न्यूरॉन। ये दोनों के दोनों न्यूरॉन आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तैयार करती है। समझ आए मेरी बात। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, कंसिस्ट
cranial and spinal न्यूरॉन। ठीक है बेटा, ये दोनों टाइप की न्यूरॉन इसके पास में होती है। अब हमने क्या करा है, अब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेटा दो पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमस। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या हो गया? SNS। ठीक है, ये हो गया आपका ऑटोनोमिक। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब ANS। क्लियर है? अब बात देखो क्या है इसमें बेटा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आते हैं? वॉलेंट्री आते हैं सारे के सारे। ठीक है ना? तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम रिलेट किससे रिलेट होती हैं? रिलेटेड विद वॉलेंट्री, रिलेटेड विद आपके वॉलेंट्री पार्ट्स। वॉलेंट्री पार्ट समझे? वॉलेंट्री पार्ट्स वो पार्ट्स है जो कि आपके विल में काम करते हैं। समझ गए? जो कि आपके किस में काम करते हैं? विल में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका स्केलेटल सिस्टम, इसकी मसल्स और उनको रेगुलेट करने वाली न्यूरॉन। क्लियर है? तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है? इज रिलेटेड विद वॉलेंट्री पार्ट्स। वॉलेंट्री पार्ट क्या होते हैं? जनरली स्केलेटल सिस्टम, जिसमें स्केलेटल मसल भी होती है और उससे रिलेटेड न्यूरॉन्स भी होती हैं। समझ गए? तो इसका मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि उन ऑर्गन से या जो कि वॉलेंट्री ऑर्गन से सेंस लेकर आते हैं किसके पास? ब्रेन के पास, और वहाँ से रिफ्लेक्स मैसेज लेकर चले जाते हैं। क्लियर है? तो वो किस में आ गई? वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आ गई। किससे रिलेट करता है ये? वॉलेंट्री पार्ट से। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट आ गए? ये वो पार्ट आ गए जो कि हमारे विल में काम करते हैं। क्लियर है? समझ गए? वो हमने क्या लिया? एक एग्जाम्पल लेके स्केलेटल सिस्टम, उसकी मसल्स और उसके रिलेटेड न्यूरॉन सब किस में आ गई? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ गई है। क्लियर है? यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट क्या हो गया? वो तो रिलेटेड कर रहा है किससे? वॉलेंट्री से। ये किससे रिलेट करेगा? इनवॉलेंट्री से। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? रिलेटेड विद इनवॉलेंट्री पार्ट। ये इनवॉलेंट्री पार्ट से रिलेट करता है, मतलब वो पार्ट जो कि हमारे विल में काम नहीं करते। समझ आया मेरी बात? अब होता क्या है बेटा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया सिंपैथेटिक, एक क्या हो गया यहाँ पर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक। तो एक हो गया सिंथेटिक, एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक। सिंथेटिक क्या करता है बेटा? सिंथेटिक क्या करता है? आपकी बॉडी को ड्यूरिंग इमरजेंसी जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो ये करता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैं लिख दिया मेंटेन क्या लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर? मैं लिख दिया है मेंटेन बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी। समझ आया मेरी बात? क्या कर रहा है ये बॉडी को मेंटेन कर रहा है ड्यूरिंग इमरजेंसी। समझ आया मेरी बात?
तो सिंथेटिक क्या कर रहा है, मेंटेन बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी। पैरासिम्थेटिक क्या करता है, ये मेंटेन करेगा बॉडी को ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। समझे मेरी बात, क्लियर है। तो पैरासिम्थेटिक को मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ड्यूरिंग, क्या लिख दिया मैंने, ड्यूरिंग नॉन इमरजेंसी या नॉर्मल कंडीशन। क्लियर हो गया बेटा। तो ये दोनों का आपने याद रखना है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, नर्वस सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि आपका नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आके जब भी मैं आपको आगे नाम लूँगा तो इनकी शॉर्ट फॉर्म में लेके चलूँगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ये आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसने प्रोवाइड किया है, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज आप पढ़ चुके हैं 9th में। मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन सी मसल्स आती हैं, यहाँ पर आएगी आपकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है, दूसरा क्या है, नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसी पर पूरा बेस्ड होगा ये चैप्टर। तो नर्वस सिस्टम ओरिजिन होता है कहाँ से, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब एक्टोडर्म बनते तो वहाँ से ओरिजिनेट होता है। नर्वस सिस्टम दो टाइप का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियन नर्व्स, स्पाइनल कोड से निकलने वाली को स्पाइनल नर्व। ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाती, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तैयार करती है। अब आगे अदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व न्यूरॉन्स। पेरिफेरल के हो गए दो टाइप, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक कौन सा होता है, रिलेटेड विद वॉलेंट्री पार्ट्स, वो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री पार्ट्स में है। जैसे कि आपका स्केलेटन सिस्टम है, उसकी जो मसल्स है, उसकी जो न्यूरॉन है, वो सब किसके अंदर आती है, सोमेटिक में आती है। ठीक है ना। दूसरा है ऑटोनॉमस, ये किस में है, इनवॉलेंट्री पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ पर हमने दे दिया दो, ठीक है ना, कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होगी, पैरासिम्थेटिक एंड द सिम्थेटिक। तो सिम्थेटिक कौन सा है, ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि बॉडी को ड्यूरिंग द इमरजेंसी तैयार करता है। मतलब इमरजेंसी के दौरान आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे, जैसे कि आपको हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, स्वेटिंग हो जाना, पाइलोरेक्शन जो होता है, पाइलोरेक्शन जो होता है आपका, या प्यूपिलरी डायलेशन। पाइलोरेक्शन का मतलब आपके जो होते हैं ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाना, वो चीज़ है पाइलोरेक्शन। ठीक है ना। प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल का मतलब प्यूपिल का मतलब एरिया बढ़ जाना, प्यूपिलरी डायलेशन है। वो सारा कौन करता है, वो आपका सिम्थेटिक करता है। मतलब सिम्थेटिक आपकी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए रेडी करता है या प्रिपेयर करता है। पैरासिम्थेटिक क्या हो गया, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, मतलब आपकी बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है वो कौन तैयार कर रहा है, पैरासिम्थेटिक। एबनॉर्मल इमरजेंसी स्टेट कौन तैयार कर रहा है, वो सिम्थेटिक कर रहा है। तो बेटा ये आपका पूरा का पूरा क्या नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन में पूरा बताऊंगा। ठीक है, ओके बेटा। एक बार बेटा इस चैप्टर को रीड जरूर कर लेना, रीडिंग जरूर मार लेना, ठीक है ना, क्योंकि रीडिंग से ही आपको शुरू के पॉइंट्स इसमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा।